Good evening. How are you? Hope you all are fine. Let us discuss anthropology. Okay, guys. Topic is theories of organic evolution. इसमें तीन थ्योरीज आती हैं, प्री डार्विनियन, डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन. ओके. अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है क्या? बेसिकली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बेसिकली क्या है? जो जीन्स में क्या चेंजेस आती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक मेकअप जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसमें चेंजेस आती हैं. किस वजह से? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, तो उसकी वजह से जो जेनेटिक चेंजेस आती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. ओके. तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्री डार्विनिज्म. प्री डार्विनिज्म में आता है लमार्किज्म. अब लमार्किज्म थ्योरी दी थी जीन बाप्टिसे डी लमार्क. ये कौन थे? बेसिकली ये फ्रांस के थे रहने वाले. इनको हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं. ये बायोलॉजिस्ट थे और फ्रांस के रहने वाले थे. तो इन्होंने बुक लिखी एक, फिलोसॉफिक जूलॉजी, फिलोसॉफिक जूलॉजी. ओके. तो अब थ्योरी क्या कहती थी इनकी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कि हाँ चेंजेस आ जाती हैं, मॉडिफिकेशन आ जाती हैं ऑर्गेनिज्म में. क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, अडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है. तो जो मॉडिफिकेशन उसमें आती है ना, जो चेंजेस उसमें आती हैं लिविंग जेनेटिक मेकअप में, वो क्या होती हैं? वो हैंड ओवर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली उसके डेसेंडेंट में, मींस ऑफस्प्रिंग में आगे पास ऑन हो जाते हैं. सो बिकम पार्ट ऑफ हेरिडिटरी. और जब वो जो मॉडिफिकेशन चेंजेस आई है वो जब पास ऑन हो जाते हैं आगे ऑफस्प्रिंग में, फिर वो एक हेरिडिटरी का हिस्सा बन जाते हैं. फिर वो आगे जनरेशन के साथ वो आगे फीचर्स पास करते हैं. तो इसकी कुछ अजम्पशंस थी थ्योरी की. ठीक है. अब अजम्पशंस कि ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले सिंपल होता है, फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होता है. ठीक है. तो अब प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल्स है क्या? बेसिकली जो थ्योरी जो थी वो किस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी? पहली थी प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज. ओके. आप देखिए इसमें मैं एग्जांपल देता हूं. जो ह्यूमन का अपेंडिक्स है ना, और लिटिल जो टो है, वो क्या है? ग्रेजुअली वो डिसअपियर कर रही है. कौन सी? लिटिल टो और ह्यूमन अपेंडिक्स, वो है ग्रेजुअली वो डिसअपियर कर रही है. ठीक है. तो वो ऑर्गेनिज्म के वैसे स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर्स, जो पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के यूज्ड होते गए वो डेवलप हो गए और वो इंक्रीज, उनका साइज भी बढ़ गया. ठीक है. और जो स्ट्रक्चर्स जो यूज नहीं हुए वो साइज में छोटे होते चले गए और इवेंचुअली क्या हुआ? वो डिसअपियर हो गए. ठीक है. ये था पहला प्रिंसिपल. दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर. अब इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर होता क्या है कि इनहेरिटेंस कैसे होगा? अब वो जो कैरेक्टर अक्वायर किया है एनवायरनमेंट की अडेप्टेशन के साथ, वो कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होता है किसको? ऑफस्प्रिंग को. ठीक है. तो वो ट्रायड क्यों होता है ट्रांसफर? क्योंकि वो ट्रायड जो है वो बेटर तरीके से अडेप्टेबल है एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिराफ की.
अब जिराफ की जो नेक थी, ठीक है, वो लंबी होते गई। वो क्यों होते गई? क्योंकि उसको फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता था ब्रांचेस के ऊपर, और ब्रांचेस दूर दूर थी, ट्रीज की ब्रांचेस दूर दूर थी, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो नेक को स्ट्रेच करता था। नेक को स्ट्रेच करते क्या हुआ, उसका जो नेक पोर्शन है वो कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे वो स्ट्रेच करने लगा, है ना, और ताकि एनवायरनमेंट में वो अडेप्ट कर सके। अडेप्ट हुआ, नेक की स्ट्रेच हो गया, नेक लंबी होती गई, और ये जो ट्राइट है वो आगे ऑफस्प्रिंग में पार्ट होता बनता गया। ठीक है, समझ गए? अब सिग्निफिकेंस क्या है? अब मानते हैं कि चलो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे ये थ्योरी रिजेक्टेड है, बट एक पायनियरिंग वर्क था और बड़ी एप्रिसिएशन हुई इस थ्योरी की, है ना। तो क्योंकि क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस होने लगी इस बात की कि जो एवोल्यूशन है वो बायोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, अब पहले था कि एवोल्यूशन जो थी वो एवोल्यूशन टर्म्स में, रिलीजियस टर्म्स में एक्सेप्ट करते थे कि रिलीजन के रोल की वजह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रही है, बट ये थ्योरी ने फर्स्ट टाइम कहा कि एवोल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस। यू गॉट माय पॉइंट? उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं हम। ठीक है, अब इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। अब क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया गया? देखो, प्रिमिटिव सोसाइटी में भी और आज की सोसाइटी में भी, है ना, हम क्या करते हैं, ईयर्स को, है ना, नाक को हम क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं इनकी। समझ गए? बोरिंग मतलब सिलवाना, सिलवाते हैं ना, कान को भी और नाक को भी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जिसने सिलवाए होंगे कान और नाक तो उसके ऑफस्प्रिंग जो होंगे उसके ऑटोमेटिकली पहले से कान सिले हुए होने चाहिए, नाक सिली हुई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं था। तो ये क्रिटिसिज्म था इसका। ठीक है, तो अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आयरन के शूज जो है ना वो फीमेल्स पहनती ही चाइना में। क्यों? वहां पे एक प्रैक्टिस है, अपना अगर साइज ऑफ फीट जो है वो रिड्यूस करना है तो आपको आयरन के शूज पहनने पड़ेंगे छोटे साइज के। बट ठीक है, साइज छोटा हो गया, जिसने पहना शूज उसका साइज कंपैरेटिवली छोटा हो गया, बट ट्रेट ये, बट उसके जो ऑफस्प्रिंग आए उसमें ऑटोमेटिकली छोटे फीट नहीं थे, फीट उसमें लंबे ही थे। ये भी एक क्रिटिसिज्म है लामार्क थ्योरी का। अब इसके फेवर में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। ओके, जैसे सुमलर एक्सपेरिमेंट, FB सुमलर एक्सपेरिमेंट, FB सुमलर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो उसने क्या किया, रैट्स की रेयरिंग की। ठीक है, रेयरिंग की, तो लेकिन उसने टेम्परेचर हाई रखा, टेम्परेचर हाई रखा। तो जब रेयरिंग की तो क्या हुआ, उसने रेयरिंग की तो उसने ये पाया कि रैट्स की बड़ी बॉडीज डेवलप होने लगी उसकी। ठीक है, और लंबी पूंछ होने लगी, है ना, पूंछ भी लंबी हो गई और साइज भी बड़ा बढ़ गया। और क्या हुआ, लेकिन जो अक्वायर्ड कैरेक्टर था साथ में वो ट्रांसमिट हो गया टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसकी जो रेयरिंग जब की तो जो रैट्स हुए पैदा नए, तो उनकी भी बॉडीज लार्ज थी, और क्या था, उनमें पूंछ भी जो थी वो लंबी थी। ये लमार्किज्म के फेवर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है। ओके,
एक और एक्सपेरिमेंट आता है मैकडॉगल्स एक्सपेरिमेंट। मैकडॉगल्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, तो व्हाइट रैट्स को मेज जिसमें इलेक्ट्रिक की वायरिंग थी, ठीक है, तो उनको ट्रेंड किया रैट्स को, ठीक है। तो जब रैट को मेज से बाहर आना है तो क्या हुआ, रैट जो है जब अगर उसने मिस्टेक की तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था, इट गॉट ए शॉक। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो मिस्टेक्स नहीं करने लगा। फिर जब इन ट्रेंड रैट्स की मीटिंग की गई तो ऐसा क्लेम किया गया जो जनरेशन्स थी वो लेस मिस्टेक्स कर रही थी। इसका मतलब जो उन्होंने ट्रेड एक्वायर किया वो ट्रांसमिट हो गया ऑफस्प्रिंग में। दैट इज कॉल्ड मैकडॉगल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ये था प्री डार्विनियन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब डार्विन ने क्या किया, एक लॉजिक बेस्ड थ्योरी दी कि क्या एवोल्यूशन होती कैसे है। लमार्किज्म ने यह प्रूफ किया कि ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, रिलीजियस फैक्ट नहीं है। तो डार्विन ने थ्योरी दी एवोल्यूशन की, तो उसमें एक्सप्लेन किया नेचुरल सिलेक्शन को कि कैसे एवोल्यूशन होती है ह्यूमन बीइंग की, कैसे उसमें चेंजेस आती हैं, ट्रेट्स में चेंजेस आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। दो चीजें एक्सप्लेन की, एवोल्यूशन और ओरिजिन। ओरिजिन कैसे होता है और एवोल्यूशन कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन से, ठीक है। और जो फेवर्ड रेस होती है वो प्रिजर्व हो जाती है इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। ओके, तो इसकी प्रोपोजिशन क्या थी, तो डार्विन ने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्लांट्स हो या फीमेल हो, प्लांट हो या एनिमल हो, तो वेरिएशन उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही होती है। दैट इज वाई ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्गेनिज्म में टेंडेंसी होती है टू रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। दो प्रपोजिशन दिए, एक दिया टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और दूसरी दी कि वेरिएशन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन होती है और रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और उनमें आपस में स्ट्रगल करते हैं, वो आपस में स्ट्रगल होती है एग्जिस्टेंस के लिए। और एक दिया इसने प्रपोजिशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कोर थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। तो सर्वाइव वही कर पाते थे जो अडॉप्ट अपने आप को करते थे सेटिस्फैक्टरीली, तो वो सर्वाइव कर पाते थे, ठीक है। और दूसरा दिया इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। अब क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन से वेरिएशन आ जाती है ऑर्गेनिज्म में, और जैसे जैसे ऑफरिंग जनरेशन हम आगे चलते जाएं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट हो जाता है अपने एंसेस्टर्स से। ये था इसका प्रपोजिशन, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट इसके जो प्रपोजिशन थे वो थे, एक तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोर है ना। ऑर्गेनिज्म का आपस में स्ट्रगल होता है एक दूसरे के साथ, तो वो ही सरवाइव कर पाता है, वो जो फिटेस्ट है। इसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को एक्सप्लेन किया नेचुरल सिलेक्शन से, इसने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया नेचुरल सिलेक्शन से। ओके और जो वेरिएशन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन का, क्योंकि एवोल्यूशन होते जाती है होते जाती है होते जाती है, जैसे जैसे जनरेशन आएंगी 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 कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन आती है उसमें, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट हो जाता है अपने एंसेस्टर से। ये इसकी प्रोपोजिशंस थी। अब एग्जाम्पल क्या दी इस इन्होंने, जो गैलापेगस फिंचेस थी उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स थे। क्या थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स थे। अब ड्राउट एरिया में जहां पे सूखा ज्यादा पड़ता हो और वो फिंचेस जिनकी लार्जेस्ट बीक थी वो वहां पे सरवाइव कर गए देन द स्मॉलर बीक। ठीक है, तो आगे ना वेरिएशन, पहले से नए ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ गई और स्ट्रगल था उनका एग्जिस्टेंस के लिए, और सर्वाइवल ऑफ द फिट, जो फिट था वो सर्वाइव कर गया, वो खत्म हो गए स्मॉल बीक्स वाले। अब रेनी टाइम्स में स्मॉल सीड्स जो थे वो ज्यादा प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते थे, तो अब जो फिंचेस जो थी, जो स्मॉलर बीक्स थी, वो अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, वो फेयर हो गई बेटर। ये कहाँ पे, रेनी सीजन में पानी की क्वांटिटी थी तो सीड्स ज्यादा उगती हैं, तो स्मॉल बीक्स वाली फिंचेस जो थी वो सरवाइव कर गई। ओके, तो क्या हुआ कि उसके बाद जब आगे ऑफस्प्रिंग्स आए इनके, तो ये वेरिएशन इनहेरेंट हो गई उनमें। तो हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं गैलापेगस फिंग्स की, उनकी बड़ी बीक्स की होती हैं, स्मॉल बीक्स की होती हैं, है ना। ठीक है, तो ये थे प्रोपोजिशन थ्योरीज थी डार्विनिज्म की। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डार्विनिज्म। अब डीमेरिट्स क्या करते हैं, अब इसने नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, बट जो अदर फैक्टर्स थे जो कि हम आगे पढ़ेंगे, म्यूटेशन, वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन, ये फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया। ओके, बट अब जैसे एंटलीर्स होते हैं डीर में, सींग जिसको बोलते हैं, या टस्क होती हैं जो एलिफेंट्स में होती है, ऐसे होती है ना टस्क। तो अब ये जो ऑर्गन्स हैं यूजफुल तो है नहीं, है ना। तो हालांकि ये तो इंटरेंस करते हैं ऑफर डेली लाइफ में, एंटलेर हो गया डीर में, या फिर हस्क हो गया एलिफेंट्स में, तो ये तो यूजफुलनेस तो है नहीं, किसी भी काम के लिए तो है नहीं एलिफेंट की, तो उल्टा ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये डिमेरिट है डार्विनिज्म, है ना। डार्विनिज्म ने कहा ना कि जो वेरिएशन आती है, जो वेरिएशन अडेप्टिव हो जाती है, फेवरेबल होती है ना, वो आगे ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाती है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दी। ओके, देन नेचुरल थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन किया। यही कहा था ना डार्विन ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कही, वेरिएशन जो है वो बहुत जरूरी है ना। तो स्ट्रगल होता है आपस में। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइवल जो फिट है वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहाँ लागू होता है, ये तो हिंड्रेंस कर रही है, ये तो, फिट कहाँ है, ये तो हिंडर कर रही है ना।
यू गॉट माय पॉइंट? ओके। अब उसके बाद आगे चलते हैं डिमेरिट्स। पोस्ट डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म ने एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन को नेचुरल सिलेक्शन की मदद से, और इसके बाद और आगे थ्योरीज आई। जो डार्विन के बाद जो थ्योरीज आई उनको नाम दिया गया पोस्ट डार्विनियन। तो पहली है उसमें थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। अब थ्योरी ऑफ आइसोलेशन में क्या कहा डार्विन ने, ये प्रपोज किया वेगनर ने। ठीक है, तो आइसोलेशन थ्योरी क्या कहती है, जब पॉपुलेशन सेपरेट हो जाए किसी दूसरी पॉपुलेशन के साथ, दूसरी पॉपुलेशन से अगर वो सेपरेट हो जाए तो क्या होता है, अब एनवायरनमेंट फिजिकल होगा, डिफरेंट हो सकता है, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना? अब क्या होगा, अब नेचुरल सिलेक्शन दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सेम हुआ डिफरेंट हुआ तो इनका जब नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये कहना है थ्योरी ऑफ आइसोलेशन का। पॉपुलेशन सेपरेट हो जाए, दोनों का एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो उनका जो नेचुरल सिलेक्शन का जो वो डिफर हो जाएगा दोनों में। ये है थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी इंडिपेंडेंटली अकर करती है सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में। अब म्यूटेशन की थ्योरी की बात करें, अब म्यूटेशन थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था ह्यूगो डी ब्राइस। ह्यूगो डी ब्राइस। अब ह्यूगो डी ब्राइस ने क्या कहा कि एवोल्यूशन है क्या, जब सडन चेंज हो जाती है, जब वेरिएशन आ जाती है, लार्ज वेरिएशन हो, डिस्क्रीट हो, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो जो ये म्यूटेशन जो चेंजेस आ गई हैं म्यूटेशन की वजह से, तो ये म्यूटेशन जो है वो इनहेरेंट की जाती है प्रोजेनी द्वारा। अब प्रोजेनी क्या हो गया, ऑफस्प्रिंग। ओके, तो म्यूटेशन जो है ये इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, ऐसे नहीं कहीं भी म्यूटेशन हो जाए, कैसे भी म्यूटेशन हो जाए, तो ये डिपेंड करती है सुटेबल फॉर सर्वाइवल एंड कॉन्टिन्यूटी। तो लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है वो वही म्यूटेशन को सिलेक्ट करती हैं जो कि फेवरेबल हो। नेचुरल सिलेक्शन तो ऑपरेट करेगा ना इधर, कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वही म्यूटेशन आगे प्रोजनी को ट्रांसमिट हो जाती है जो कि अडेप्टेबल हो। ओके, उसके बाद सिर्फ एनिमल्स में ही ये प्लांट्स में ही म्यूटेशंस की वजह से एवोल्यूशन नहीं होती है, एनिमल्स में भी होती है। ओके, उसके बाद प्रपोज किया इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म। क्या दिया, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म। अब जर्मोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, ऑगस्ट वाइसमैन ने। ऑगस्ट वाइसमैन ने। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं, एक होता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कोई भी सेल हो सकता है बॉडी का।
देखो, सोमैटिक सेल होते हैं कोई भी सेल अदर देन जर्म्स, सेक्स, अदर देन स्पर्म सेल एंड एग सेल। और जर्म सेल वो सेल होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं, जैसे ऐसे स्पर्म सेल हो गया, एग सेल हो गया, ये क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, आर कॉल्ड गैमेट्स। ओके, तो दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है जर्म सेल, एक होते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कोई भी सेल हो सकता है बॉडी का, लेकिन जर्म सेल हो गए एग सेल एंड स्पर्म सेल, तो ये प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम बोलते हैं गैमेट्स। गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं ये। तो अगर जो चेंजेस होगी सोमैटोप्लाज्म में, सोमैटोप्लाज्म मीन सोमैटिक सेल में जो चेंजेस होंगी वो ट्रांसमिट नहीं होगी ऑफस्प्रिंग में, बट जर्मोप्लाज्म में जो है वो चेंजेस जो होंगी वो ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, ये है जर्मोप्लाज्म। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे अब रेसलर चिल्ड्रन जो हैं वो इनहेरिट नहीं करते हैं मसल से। अगर उसके फादर मदर रेसलर हैं तो वो इनहेरिट नहीं करते हैं मसल से, ठीक है ना। ऐसे हम पियर्चिंग करते हैं ईयर एंड नोज, ये हम क्या करते हैं, पियर्चिंग करते हैं इंडियन वुमेन, तो वो आगे जो है पियर्चिंग सेल नोज वो है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ओके, तो ये इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ओके, तो ये था डार्विनिज्म क्या चीज है और लामार्किनिज्म क्या चीज है, ठीक है। तो पोस्ट डार्विनिज्म में क्या क्या आया, थ्योरी ऑफ कौन सी थी बताओ। यस, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, एंड थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म। ओके, अगस्त 20 ने दी थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म, और म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डी वेरिस ने। तो आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन में हम पढ़ते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। और साथ में पढ़ेंगे हम ब्रीफ आउटलाइन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डोलोस रूल हो गया, पोप्स रूल हो गया, गॉस रूल हो गया, पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस, अडेप्टिव रेडिएशन, मोसाइक एवोल्यूशन, ठीक है। आप देखिए, अब सिंथेटिक थ्योरी, अब देखो जो थ्योरीज, नई थ्योरीज को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, क्योंकि पुरानी थ्योरीज जो है वो इनकम्प्लीट होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये थ्योरी भी क्यों आई, क्योंकि डार्विनिज्म की थ्योरी कंप्लीट नहीं थी, लामार्किज्म की थ्योरी कंप्लीट नहीं थी। सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं किया डार्विनिज्म ने किस तरह से इनहेरिटेंस जो है वो ट्रांसमिट होता है, वो कैसे एक्वायर होता है ना, ओरिजिन कैसे होता है वेरिएशन का, और इनहेरिटेंस कैसे होता है वेरिएशन का। वेरिएशन का ओरिजिन होना, पहले तो ओरिजिन होएगा ना, उसके बाद फिर इनहेरिटेंस कैसे होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, इसने मर्ज किया डार्विनियन एवोल्यूशन को, डार्विनियन एवोल्यूशन को मर्ज किया, और मेंडेलियन जेनेटिक्स को मर्ज किया। डार्विनियन एवोल्यूशन को मर्ज किया और मेंडेलियन जेनेटिक्स को मर्ज किया, ठीक है। तो एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, ठीक है।
तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं नियो डार्विनियन थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, टी डॉब्सहान्स्की, फिशर था, आर ए फिशर, सिवल राइट, ओके, ये याद रखने हैं अपने बायोलॉजिस्ट के नाम, फिशर, ठीक है, सिवल राइट, टी डोबांस्की, फिशर, सिवल राइट और स्टेबिन्स, ठीक है। तो देखो, एक क्या हुआ, एवोल्यूशन का आइडिया दिया लमार्क ने, हेरिडिटरी की स्टडी की जॉर्ज मेटल ने, फिर उसके बाद मॉडर्न सिंथेसिस कैसे हुआ, वेरी, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, म्यूटेशन आ गया, मेंडेलियन इनहेरिटेंस आ गया, जेनेटिक वेरिएशन आ गया, नेचुरल सिलेक्शन आ गया, है ना, माल्थीजियन कंपटीशन आ गया, ओके। उसके बाद हम करते हैं फैक्टर्स ऑफ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो जिन्होंने डिस्क्राइब किया मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले आता है वेरिएशन और रिकम्बिनेशन, ठीक है। होता क्या है, रिकम्बिनेशन होती है, दैट इज रिकम्बाइंड, और वेरिएशन क्या होता है कि न्यू जीनोटाइप्स बनते हैं, जो एग्जिस्टिंग जीन्स होते हैं ना, उनसे न्यू जीनोटाइप्स बनते हैं। होता क्या है, पेरेंट्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेल फीमेल, दो पेरेंट्स हैं, फादर मदर, तो उनकी जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनकी रैंडम मिक्सिंग होगी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैंडम मिक्सिंग होगी, तो क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, ओके। ये है रिकम्बिनेशन और वेरिएशन। म्यूटेशन, अब आते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन बेसिकली बताया मैंने कि चेंज इन द वेरिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो हम वेरिएशन ऑफ द इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, जेनेटिक मेकअप भी कह सकते हैं, जीन्स की कह सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। तो जब जीन्स में अल्टरेशन आ जाती है, ठीक है, और जब अल्टरेशन आएगी जीन में, तो जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होगी वो भी वेरी करेगी, फिनोटाइप वेरी करेगी। फिनोटाइप क्या होता है, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकें, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो कि हम ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकती हैं, यूजफुल भी हो सकती हैं, ठीक है ना, और चांसेस होते हैं लेकिन जीन के कि वो वापस आ जाए नॉर्मल में, ओके। हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया। इट्स ए कंडीशन, मसल हाइपरट्रॉफी होता है। इट इज ए कंडीशन इन विच पीपल एंड इवन चिल्ड्रन बिकम वेरी मस्कुलर एंड लुक लाइक बॉडी बिल्डर विदाउट एक्सरसाइज। मसल हाइपरट्रॉफी, मसल हाइपरट्रॉफी पता क्या होती है, मसल हाइपरट्रॉफी होती है कि एक्सरसाइज के बिना ही वो क्या होता है कि मस्कुलर लगते हैं चिल्ड्रन, बॉडी बिल्डर की तरह लगते हैं, इनको बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद देखो, म्यूटेशन की बात की, चलते हैं आगे। अब हेरिडिटरी दूसरा फैक्टर है। अब हेरिडिटरी है क्या, बेसिकली हेरिडिटरी हेरिड करना, तो हेरिडिटरी मींस हेरिड करना, इनहेरिट करना। तो वेरिएशन जो है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, इज ए प्राइमरी मैकेनिज्म, ठीक है। और हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज जिसमें हो ना, हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज,
वो क्या होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए फेवरेबल होता है, हेरिडिटरी। ठीक है ना। क्या होता है कि क्योंकि ऑफस्प्रिंग को बेनिफिट होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना पेरेंट्स के, अब पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आगे ऑफस्प्रिंग में पास करते हैं। क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग में पास करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। तो उसका एडवांटेज होता है चिल्ड्रन को, और वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो है ही है ना, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में भी हेल्प करती है, हेल्प करता है। ओके। अब हमने बात की म्यूटेशन की, हेरिडिटरी की, इन रिकॉम्बिनेशन की। उसके बाद आता है नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन क्या है, बेसिकली वेरिएशन ट्रेट यो की वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और वो जो फेवरेबल है, अडेप्टेबल है एनवायरनमेंट में, वो आगे नेचर उसको सेलेक्ट कर देती है, और वो हेरिडिटरी का, इनहेरिटेंस का पार्ट बन जाता है, इनहेरिटेंस का पार्ट बन जाता है। ठीक है, समझ गया। देखो, अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये चेंज आ जाती है जीन फ्रीक्वेंसी में, फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं तो जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाती हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आती है, हो जाती है ना। तो रिप्रोडक्शन जब होएगी तो उसके बाद फिर डिफरेंट फॉर्म जो है वो निकल के आएगी। ठीक है। अब जैसे बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड पेपर्ड मोथ की। ठीक है, पेपर्ड मोथ की एग्जांपल देते हैं। तो अब जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो व्हाइट कलर के पेपर्ड मोथ थे, लेकिन जब ब्रिटेन में, तो ब्लैक कलर के जो मोथ थे, प्रीडेटर्स उनको खा जाते थे क्योंकि वो दिख जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो हवा, पॉल्यूशन हुआ एनवायरनमेंट में, तो क्या हुआ, जो व्हाइट कलर पेपर्ड मोथ थे वो दिख जाते थे, और प्रीडेटर उनका शिकार कर लेते थे। और ब्लैक कलर पेपर्ड मोथ वो दिखते नहीं थे, तो वो वो अडेप्ट कर गए, है ना, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है ना, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की मदद से वो सर्वाइव कर गए। ठीक है। अब बात करते हैं आइसोलेशन की। अब आइसोलेशन क्या होता है कि कई बार ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट हो जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। अब वो आइसोलेशन के बड़े सारे बैरियर्स हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, है ना। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन का। ठीक है। अब बैरियर्स क्या है, रिवर्स बैरियर हो सकता है, ओशन बैरियर हो सकता है, हाई माउंटेन्स बैरियर हो सकता है ना। तो उसकी वजह से वो आपस में इंटरप्रेट नहीं कर पाते ना। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो इंडिविजुअलिटी, वो अलग हो जाते हैं उनसे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। यू गॉट माई पॉइंट। तो जैसे इंडिया जो है ना, दो स्पीसीज का घर है, एक हिमालयन रेड पांडा है और एक चाइनीज रेड पांडा है। ठीक है, हिमालयन रेड पांडा अलग है और चाइनीज रेड पांडा अलग है, क्योंकि ये आइसोलेशन की वजह से ये आपस में इंटरप्रेट नहीं कर पाए, इन्होंने अपने ही एरिया में इंटरप्रेट किया, तो
ये न्यू स्पीसीज हो गए, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। से एक भी एवोल्यूशन होती है, वेरिएशन होती है, न्यू स्पीसीज निकल के आते हैं। एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद अब चाइनीज और हिमालयन रेड पांडा है, ये को सेपरेट स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। अब जीन फ्लो क्या है? जब माइग्रेट करती है पॉपुलेशन, तो वो अपने जीन जो है वो मेटिंग के जरिए अपने होस्ट पॉपुलेशन में जीन को इंट्रोड्यूस कर देती है, तो जीन फ्लो हो जाता है ना। द जीन्स ऑफ वन पॉपुलेशन आर ट्रांसमिटेड ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉपुलेशन, इज कॉल्ड जीन फ्लो। तो इससे क्या होता है, जीन का जो पूल है ना उस एरिया का, वो चेंज हो जाता है, एडिशन हो जाती है या लॉस हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी जो है एलीली फ्रीक्वेंसी भी पॉपुलेशन की चेंज हो जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया जीन फ्लो एंड माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इसको हम ड्रिफ्ट हो गया चांस, इसको हम चांस भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट भी बोलते हैं और चांस भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि कुछ जीन्स अब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, देखिए चांस की वजह से कुछ जीन्स जो है वो एडवांटेजेस है नहीं, लेकिन फिर भी वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्मॉल पॉपुलेशन हो, आइसोलेटेड पॉपुलेशन हो, है ना। तो ऐसा लार्ज पॉपुलेशन में तो हम लॉजिकली बता नहीं सकते कि मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो है वो डिसअपेयर हो गए हैं, मुश्किल होता है, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ, चांस की वजह से मान लीजिए रेड कलर के जो टोटे वो फ्रॉक्स थे, उनकी डेथ हो गई, तो रह गए ग्रीन कलर फ्रॉक्स, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जीन्स क्या हो गया, डेथ हो गई, उनकी डेथ के साथ साथ जीन्स की भी डेथ हो गई, है ना। तो ये होता है ड्यू टू चांस, ठीक है। जहां डिक्रीज हो जाते हैं, जहां इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं, फिर वो अब ग्रीन वाले जो हैं वो मेट करेंगे ग्रीन वालों के साथ ही, तो सिर्फ ग्रीन फ्रॉक्स ही रह गए, ठीक है। ये होता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट में से मान लो किसकी वजह से होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, इनब्रीडिंग हो गई। इनब्रीडिंग भी जब होती है ना, तो छोटी सी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से भी, माइग्रेशन की वजह से भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाती है, ओके। अब इनब्रीडिंग क्या है? इनब्रीडिंग होती है मेटिंग, क्लोजली रिलेटेड होते हैं ना जो बाय इंसेस्ट्री, उनकी जब मीटिंग होती है, तो ये बेसिकली जो बायोलॉजिकल एम है ना मीटिंग का, तो वो मीटिंग का एम है कि शफलिंग हो डीएनए की, लेकिन जब आपस में ही वो मीटिंग करेंगे तो शफलिंग नहीं होगी डीएनए की। तो स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है ना इंटरब्रीडिंग के साथ होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, नियोनेटल डायबिटीज हो गई, बच्चों में डायबिटीज,
हार्ट डिजीज हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, लिम्ब माल फॉर्मेशन, ये होता है इनब्रीडिंग की वजह से, बहुत सारे इसके नुकसान है। अब फाउंडर क्या है, फाउंडर इफेक्ट क्या है? फाउंडर इफेक्ट देखो हमने कितना कुछ डिस्कस कर दिया इसमें। तो अब फाउंडर इफेक्ट क्या है? देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने डिस्कस किया, किस तरह से छोटी पॉपुलेशन में जीन्स या तो इंक्रीज कर जाते हैं पर्टिकुलर कुछ जीन्स, तो या फिर जीन्स जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं। तो अब नेचुरल कैलेमिटी आ गई या माइग्रेशन हो गई, उसकी वजह से कुछ जीन्स खत्म ही हो जाते हैं या कुछ जीन्स की पॉपुलेशन ही बढ़ जाती है कि नहीं? तो अब हम आते हैं फाउंडर इफेक्ट की वजह से। फाउंडर इफेक्ट क्या बोलता है कि फाउंडर इफेक्ट क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन जो है ना, लॉस कर जाना। तो क्योंकि होता क्या है कि एक न्यू पॉपुलेशन जो है वो आ जाती है सामने, लार्ज पॉपुलेशन से कुछ पोर्शन पॉपुलेशन का एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जेनेटिक जो वेरिएशंस होगी वो चेंज हो जाएंगी, अक्कर हो जाएगी, ठीक है? आप देखो पेरेंट पॉपुलेशन है ऐसी, माइग्रेट कर गई, ठीक है? तो कपल ऑफ जनरेशन के बाद ऐसी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो ये खत्म ही हो जाएगी। सिक्स फिंगर डिफॉर्मिज्म, तो पॉपुलेशन को अलग होना पड़ेगा जनरेशन के लिए, तो वहां से क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन जो है वो लॉस हो जाएगी। ओके, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमने पढ़ा, फाउंडर इफेक्ट हमने पढ़ा, लॉस ऑफ वेरिएशन, लॉस ऑफ जीन्स, माइग्रेशन की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, फाउंडर इफेक्ट हमने पढ़ा, मॉर्टन लैग इफेक्ट हमने पढ़ा। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली द लॉस ऑफ वेरिएशन, है ना? जब जीन्स क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, वेरिएशन नहीं आ पाती उनमें। आई समझ? तो ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी एवोल्यूशन हो जाती है। तो ये सारा हमने डिस्कस किया, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हमने इनब्रीडिंग डिस्कस की, हमने आइसोलेशन डिस्कस की, हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट डिस्कस की, हमने फाउंडर इफेक्ट डिस्कस किया, हमने नेचुरल सिलेक्शन डिस्कस किया, हमने रिकॉम्बिनेशन डिस्कस किया, हमने म्यूटेशन डिस्कस किया। तो ये सारे फैक्टर्स एवोल्यूशन की के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे माइग्रेशन हो जाती है, पॉपुलेशन अलग हो जाती है, जेनेटिक स्पीसीज जो है वो लॉस कर जाती है, क्लाइमेट की वजह से जेनेटिक पूल चेंज हो जाता है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जीन्स चेंज होते हैं। तो जीन्स चेंज हो गए तो फिनोटाइपिक जो फिनोटाइप होगा वो उसमें भी तो वेरिएशन आ जाएगी। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल होएगी, वो भी तो विजिबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विजिबल है वो भी तो वेरी करेगी ना जीन्स के साथ, वो भी चेंज हो जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो बड़े सारे बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, जैसे ह्यूगो डी वरीज हैं, ठीक है, स्टेबिन्स हैं, मेंडल हैं। ओके, तो ये आपने याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के, उनकी आउटलाइंस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के। तो सबसे पहले आता है डोलोज रूल।
होता क्या है, जो एवोल्यूशन है, ठीक है, तो ये कोई पैलियोंटोलॉजिस्ट थे, डोलो, उन्होंने डोलो सुना दिया, उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन में जो है फॉरवर्ड है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रीडेवलप नहीं कर सकता कोई ऑर्गन जो कि डिस्कार्ड कर दिया हो, एंसेस्टर ने कोई ऐसा ऑर्गन जो डिस्कार्ड कर दिया हो, ये फर्दर फिर इसको डेवलप नहीं कर सकता। ओके, समझ गए? तो एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जब फ्लाइंग रेप्टाइल्स खत्म हो गए, रेप्टाइल्स पहले फ्लाई करते थे, अब वो फ्लाइंग नहीं रही उनमें, ठीक है। तो अब विंग्स और रेप्टाइल, मतलब विंग्स वाले रेप्टाइल जो है वो, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं आता इकट्ठे में। ओके, डेंटिशन में भी अगर हम हमारे जब लॉस्ट हो जाती है पर्टिकुलर सीरीज, जब दांत टूटते हैं तो वो सेम सीरीज में अकर नहीं होते, सेम फॉर्म में बनते नहीं है, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ओके, उसके बाद आता है कॉप्स रूल। अब कॉप्स रूल क्या बोलता है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है, टाइम प्रोग्रेस करता है, ओके, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके साइज में बढ़ोतरी होती है, तो उनका साइज बढ़ जाता है। अब जैसे सिनोजेक हॉर्सेस जो है, सिनोजेक आर ए गुड एग्जाम्पल, ये गुड एग्जाम्पल है इसके लिए। कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म अपने इंसेस्टर्स से बड़े साइज के होते हैं, और पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसके प्रीडेटर्स फ्यू होंगे, है ना, और लार्ज साइज जो अगर होगा वो अपने स्मॉल प्रीडेटर्स की भी रक्षा करेगा, है कि नहीं? ओके, तो अब हॉर्स का जो एवरेज मास है, एवरेज बॉडी मास है, वो 5 से 10 गुना बड़ा है पिछले 60 मिलियन ईयर्स में, हॉर्स का। तो ये एक एग्जांपल है इसकी, कॉप्स रूल की। हमने पढ़ा डोलोस रूल, फिर हमने पढ़ा कॉप्स रूल, अब उसके बाद आता है गॉस रूल। अब गॉस रूल, ये भी एक बायोलॉजिस्ट थे, गॉस। तो इसमें यह है कि पॉपुलेशन, दो स्पीसीज की पॉपुलेशन जो कि आपस में कंपीट करती हों रिसोर्सेज के लिए कंपीट करेगी, तो वो सेम स्टेबल नहीं रहे, वो स्टेबल नहीं रहेंगी ओवर टाइम, ठीक है। और वो एक में से, उनमें से, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो एक डोमिनेंट स्पीसीज होगी, वो वीक कंपटीटर के ऊपर एडवांटेज कर लेगी, तो क्या होगा, तो वीकर स्पीसीज है वो एक्सक्लूड हो जाएगी और उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। तो ये था गॉस रूल का कहना, ठीक है। 3 रूल्स आ गए एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के, जिसमें हम सबसे पहले आता है डोलोस रूल, उसके बाद आता है कॉप्स रूल, उसके बाद आता है गॉस रूल, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। गॉस रूल में क्या बताया मैंने, डॉल्स रूल में बताया कि फॉरवर्ड है एवोल्यूशन, पॉप्स रूल में कहा कि साइज बढ़ता है, गॉस रूल में कहा कि सेम स्पीसीज जो कि कंपीट करती हूँ आपस में, वो उनमें से एक स्पीसीज की पॉपुलेशन कम होती जाती है और धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाती है, इवेंचुअली एक्सटिंक्ट।
आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड। देन उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है पैरेललिज्म का। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में, ये डिस्कस करेंगे और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की कुछ कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में फिर हम आगे और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें गाइस। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।